हेलो। बंद है। वो है क्या नाम है, अब तो कर लिया। चलिए अब पेपर सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा ग्रेंजर। ग्रेंजर का क्या मीन होगा? ग्रेंजर का मतलब होगा भव्य या शानदार, यानी गजब का। आपको इसका सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। सिमिलर वर्ड क्या होगा? कुछ आइडिया? मैग्निफिसेंस इज द राइट आंसर। इसका भी फॉर्मूला करेंगे तो ग्रेंजर का सिमिलर वर्ड क्या हुआ? मैग्निफिकेंस। ये जनरली सूरज के साथ आता है। एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिरेशन, प्रशंसा। हैप्पीनेस हो गया आपका खुशी। और ऑफुल हो गया आपका डरावना। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ग्रेंजर, उसका सिमिलर वर्ड जो आया वो आया मैग्निफिसेंस, यानी शानदार, भव्य, गजब का। ये आपके सामने आंसर है। तो पहले का जो आंसर आया वो मैग्निफिसेंस, भव्य। कोई भी होटल हो सकती है, कोई ऑफिस हो सकता है, कोई भी चीज़ जिसको देखे मुझे आप लगे शानदार है। कोई समारोह हो सकता है, तो आप उसको मैग्निफिसेंस भी कह सकते हैं और ग्रेंजर भी कह सकते हैं। पहला क्लियर। दूसरे पर आइए। दूसरा आपका आता है इंसेप्शन। इंसेप्शन काफ़ी एग्जाम में पूछा। इंसेप्शन का जो मतलब होगा, जो मीन होगा, वो होगा शुरुआत, यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना इंसेप्शन कहलाता है। आपके सामने चार वर्ड है: इनिशिएटिव, बिगिनिंग, इनिशियल और आपका ओरिजिन। यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बिगिनिंग। इनिशिएटिव भी शुरुआत होती है, इनिशियल भी शुरुआत होती है, ओरिजिन भी मूल हो गया। लेकिन बिगिनिंग के होते हुए ये दो वर्ड जो हल्के पड़ते हैं, तो इंसेप्शन का मतलब शुरुआत और शुरुआत का मतलब हो गया आपका बिगिनिंग। काफ़ी एग्जाम में पूछा है। तो इंसेप्शन का सिमिलर वर्ड क्या होगा? अकॉर्डिंग द ऑप्शन बिगिनिंग इज द राइट आंसर। ग्रेंजर का सिमिलर वर्ड क्या किया आपने? मैग्निफिसेंस। इंसेप्शन का शुरुआत वर्ड क्या किया? बिगिनिंग। तीसरा वर्ड आया कलोजल। प्रोनाउंसिएशन होगा कलोजल। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कलोजल। कलोजल होता है हाथी। कलोजल होती है व्हेल मछली। ये सब कलोजल है। अब आपके दिमाग में आ गया, इसका जो अर्थ होगा वो होगा बड़ा या विशाल। हाथी कैसा है? कलोजल है। व्हेल मछली कैसी है? कलोजल है। आपको इसका सिमिलर वर्ड ढूंढना है। फेमस नहीं हो सकता, एनर्जेटिक नहीं हो सकता, वाइगोरस होता है, शक्तिशाली नहीं हो सकता। वाइगोरस होता है शक्तिशाली, तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। तो आंसर बचा चौथा, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब भी विशाल और आपका कलोजल का मतलब भी विशाल। हाथी दे दो, कलोजल एलिफेंट, इनॉर्मस व्हेल फिश। मकान हो गया किसी का कि यार आपका मकान तो बहुत बड़ा है, तो आप उसको कह सकते हो कलोजल है, इनॉर्मस है। बिग और लार्ज यहाँ पर काम में नहीं आएगा। तो कलोजल का सिमिलर वर्ड क्या आया? इनॉर्मस। कलोजल का सिमिलर वर्ड इनॉर्मस। फोर्थ पर आइए। फिर आता है आपके पास पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होगा आपका विरोध पैदा करने वाला, परेशान करने वाला। पैराडॉक्स कंट्रोवर्सी पैदा करने वाला। आंसर जाएगा थर्ड के पास, पजल। पैराडाइज होता है स्वर्ग, इसका आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, आंसर नहीं हो सकता। चैलेंज का मतलब चुनौती। तीन आंसर वैसे ही फेल हो गए। तो आपका पैराडॉक्स का जो सिमिलर वर्ड आया वो क्या आया? पजल आया। पैराडॉक्स विरोध या परेशानी पैदा करने वाला। पजल भी एक तरह की परेशानी या विरोध करने वाला। तो पैराडॉक्स का सिमिलर वर्ड क्या आया आपके सामने? पजल। पांचवा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, यदि ये एग्जाम में आता है तो 95% एस्पिरेंट इसका आंसर देने की कैपेसिटी नहीं रखते। अब नॉक्शस।
obnoxious। obnoxious का मतलब होगा जिसको देखकर घृणा पैदा हो, घृणित को बोलते हैं obnoxious। जिसको देख के मन में फीलिंग्स अच्छी ना आए, obnoxious, घृणित। घृणित का जो आंसर मैच करेगा वो है डिस्गस्टिंग। कई बार बोलते हुए डिस्गस्टिंग मैटर, घृणित इसका आंसर है। डिप्रेसिंग, हताशा जाएगा। फिल्दी, इसको भी अच्छी करना, गंदगी से भरा हुआ। फिल्दी हैंड, मान लो गंदे हाथ है, गंदगी वाला। और एरोगेट आप जानते ही है, घमंडी। तो आपका ए ऑप्शन नहीं हो सकता, आपका सी ऑप्शन नहीं हो सकता, आपका डी ऑप्शन नहीं हो सकता। ज्यादा आप जोर इस बात पे डालेंगे कि बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, होंगे वो तो आंसर है ही, क्यों नहीं होंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं का आपने आंसर कर लिया तो फिर आपके पास कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। तो ऑब्नॉक्शियस का जो सिमिलर वर्ड क्या आएगा, डिस्गस्टिंग। ऑब्नॉक्शियस का सिमिलर वर्ड डिस्गस्टिंग। ऑब्नॉक्शियस घृणित और डिस्गस्टिंग भी घृणित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेफरेंस। डेफर तो आपने कोर्ट के लिए सुन लिया। डेफर का मतलब होता है स्थगित करना, लेकिन डेफरेंस वर्ड अलग है, डेफर अलग है। कहते हैं ना क्रॉस डेफर की जाती है, कल करेंगे क्रॉस। कोर्ट का वर्ड है, हमारे जुडिशियल प्रोसेस का वर्ड है। डेफरेंस एक अलग वर्ड है, डेफर एक अलग वर्ड है। डेफरेंस का मतलब होगा आदर, हमें अपने गुरुजनों के प्रति डेफरेंस रखना चाहिए। जब आदर कर दिया तो सीधा आपने क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया, ऑप्शन रिस्पेक्ट इज द राइट आंसर। वी शुड कीप डेफरेंस टुवर्ड्स आवर टीचर्स, टुवर्ड्स आवर सीनियर। तो डेफरेंस का सिमिलर वर्ड क्या आ गया, रिस्पेक्ट। फ्लैटरी आपको पता है, चमचागिरी। फ्लैटरी यानी चमचागिरी, हर वर्ड पे शोध करना है। सिंपैथी आपको पता है, सहानुभूति। और इंडिफरेंस होती है उदासीनता, न्यूट्रल रहना। इसके तीनों आंसर नहीं हो सकते, हर चीज पे तीनों आंसर इसके नहीं हो सकते। तो डेफरेंस का जो सिमिलर वर्ड आया वो क्या आया, रिस्पेक्ट। ऑनर भी आ सकता था और एस्टीम भी आ सकता था। क्या क्या इसके सिमिलर वर्ड होंगे वो आपको पता है, लेकिन डेफर एक अलग वर्ड है। लोग सोचते हैं डेफर और यहाँ पर पोस्टपोन यदि वर्ड होता तो डेफरेंस को पोस्टपोन से जोड़ देते, गलत हो जाता हमारा आंसर। डेफरेंस का मतलब होता है आदर, इसका सिमिलर वर्ड आएगा रिस्पेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन पर आइए, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है कानून को रद्द करना। कानून को रद्द करना आएगा एब्रोगेट, जो मैंने पिछली क्लासेस में यूज किया था एब्रोगेट। कानून रद्द होगा, कानून को रद्द करिए। डेस्ट्रॉय होगा, नष्ट करना, आंसर नहीं। डिले, देरी करना, आंसर नहीं। डिसमिस, खत्म कर देना, तो आंसर आएगा रिपील। कानून को रद्द करेंगे तो आप एब्रोगेट को यूज करेंगे, जिसे आप प्योर हिंदी में कहते हैं निरसन। कई जगह लिखा हुआ है ना, ये सेक्शन फलानी जगह निरसित कर दिया गया। निरसित कर दिया गया का मतलब है उसे एब्रोगेट कर दिया गया, उसे रिपील कर दिया गया। तो एब्रोगेट एक कानून की शब्दावली है, एक लीगल वर्ड है। और रिपील भी आपका एक लीगल वर्ड है। रिपील का मतलब भी रद्द करना और एब्रोगेट का मतलब भी रद्द करना। फिर क्वेश्चन आया इंटरप्रेट। भारतीय सैनिक इंटरप्रेट होते हैं, बताइए आंसर। भारतीय सैनिक इंटरप्रेट होते हैं फियरलेस। भारतीय सैनिक इंटरप्रेट होते हैं बहादुर या निडर। जिनमें कोई फियर ना हो, फियर से लेस हो, ऐसे लोग क्या कहलाएंगे, इंटरप्रेट। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चयी साहब। एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंचा हो। और टोकेटिव आपका बातूनी, जो बातें ज्यादा करता हो, जिसको बातों में इंटरेस्ट हो, वो टोकेटिव। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, जिसकी एम्बिशन बहुत ऊंची हो। और डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी, दृढ़ निश्चय से फर्म डिटर्मिनेशन है। डिटरमाइंड और फियरलेस आपका आंसर हो गया। फिर आया आपके पास नाइन्थ क्वेश्चन, फैटल, डेडली। आपने घर से आंसर दे दिया फैटल, ए इज द राइट ऑप्शन। डेडली इसका आंसर हो गया। टेरिबल, डरावना या भयानक, आंसर नहीं हो सकता। पॉइजनस, जहरीला, नहीं हो सकता। और रॉन्ग का मतलब गलत, नहीं हो सकता।
फैटल, डेडली हो गया, लेथल हो गया, टर्मिनल हो गया, वाइटल हो गया। साहब इन्होंने मेरे पे रोड से वार किया था। दिस इज यू कैन से फैटल अटैक, फैटल इंजरी, डेडली इंजरी। इसलिए आपको जो है ये जमानत नहीं मिल सकती। आप पर फैटल और डेडली आपने वार किया था। रेवेज, कोरोना वायरस ने पूरे देश को रेवेज कर दिया। कोरोना वायरस ने पूरे देश को रेवेज कर दिया, यानी बर्बाद कर दिया। डेस्ट्रॉय इज द राइट आंसर, बर्बाद करना। डेमोलिश, किसी चीज को ढहाना। अबोलिश, बीमारी को समाप्त करना, समाप्त करना। डेमोलिश ढहाना और खाने को चट करना, दोनों मतलब लिख लेना डेमोलिश के। ब्रिक आपको पता ही है, तोड़ने को ब्रिक बोलेगी, सेकंड फॉर्म ब्रोक हो जाएगी, थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगी। तो रेवेज का मतलब बर्बाद करना। रेवेज का मतलब आपका नष्ट कर देना, बर्बाद करना, तबाह करना, विनाश करना, कुछ भी ले लीजिए। सिमिलर वर्ड ढूंढने चला, सिमिलर वर्ड मिला इसको, डेस्ट्रॉय। ब्रेक, तोड़ना। डेमोलिश, ढहाना या चट करना, जैसे सारे खाने को चट कर लिया। और एबोलिश आपका पोलियो, कोरोना को ट्राई किया जा रहा है कि एबोलिश किया जाए, बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। बीमारी के साथ एबोलिश आएगा और कानून के साथ जो है एब्रोगेट आएगा। आपकी सिमिलर वर्ड की श्रृंखला समाप्त होती है। अब आता है आपका अपोजिट वर्ड, एक्सोडस। एक्सोडस बहुत शानदार वर्ड, एग्जाम में बहुत यूज करता है। एक्सोडस का मतलब होगा बहुत संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का बाहर जाना। लोगों का बाहर जाना, जैसे हमारे देश के लोग सऊदी अरब जाते हैं तो वो एक्सोडस है। और नेपाल से हमारे देश में लोग आते हैं, वो इन्फ्लक्स है। तो एक्सोडस का अपोजिट क्या हो गया? इन्फ्लक्स। याद रखने का तरीका, E4 यूरोप में चले गए, I4 का मतलब इंडिया में आ गए। नेपाल से हमारे देश में लोग इन्फ्लक्स करते हैं और हमारे देश से लोग सऊदी अरब कंट्रीज में एक्सोडस करते हैं। तो ई से यूरोप याद रख लेना, यदि बाहर जाएंगे तो एक्सोडस है और इंडिया में आएंगे तो इन्फ्लक्स है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग लगभग हर एग्जाम पूछता है। बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का बाहर जाना एक्सोडस, और बहुत ज्यादा संख्या का हमारे देश में आना इन्फ्लक्स। नेपाल से इन्फ्लक्स होते हैं और यहाँ से जो लोग हैं वो बाहर की कंट्रीज में, सऊदी अरब कंट्रीज में क्या करते हैं? एक्सोडस करते हैं। क्लियर एकदम? तो एक्सोडस का अपोजिट क्या हुआ? इन्फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंक्विजिटिव। किसी काम के प्रति बच्चे हर चीज के प्रति कौतूहल रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं। हर चीज के प्रति जिज्ञासा रखना कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, जिज्ञासा रखना, उत्सुकता रखना, इंक्विजिटिव कहलाएगा। आपको इसका अपोजिट ढूंढना है, इसका दुश्मन ढूंढना है। जिज्ञासु बच्चे अलग होते हैं और कोई को जिज्ञासा नहीं होती, वो उदासीन रहते हैं। कौन क्या चीज होती है उन्हें नहीं पता, उदासीन। इसका अपोजिट हो गया इनक्विजिटिव, INQUISTIVE, जिज्ञासा रखना, उत्सुकता रखना। और उसका अपोजिट हो गया इनडिफरेंस, इनसिंसियर, जो संजीदा ना हो। डिस्गाइज्ड, भेष बदले हुए, भेष बदले हुए। और इनसेंसिटिव, असंवेदनशील, यानी कोई उस पर संवेदना का, असंवेदनशील। इनसेंसिटिव है यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके, इनसेंसिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर्मी वाले इनसेंसिटिव होते हैं, यदि वो सेंसिटिव हो गए तो गोली नहीं चलेगी उनसे, वो इनसेंसिटिव होते हैं। साथ ही आदमी के यदि गोली भी लग गई तो वो गोलियां चलाते रहते हैं, क्योंकि यदि वो उसकी परवाह करेंगे तो गोली नहीं चल पाएगी। तो आपका क्वेश्चन आया इनक्विजिटिव, आपने आंसर दिया इनडिफरेंस। तो इनक्विजिटिव का मतलब होता है जिज्ञासा, उसका अपोजिट आया आपका उदासीन। नैडिर, काफी एग्जाम में पूछा है। इस बोर्ड का जो नैडिर है वो ये है, नैडिर हो गया ये वाला। तो जस्ट इसका अपोजिट ढूंढना है। इसका ऊपर वाला ये जेनिथ हो गया, सबसे नीचे का बिंदु, सबसे अधो बिंदु नैडिर कहलाएगा और शिखर आपका जेनिथ कहलाएगा। ये नैडिर है, ये जेनिथ है।
कमरे का जेनिथ ये वाला है से नीचे और जेनिथ है वो वाला। लिबर्टी आपको पता ही है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और मॉडर्निटी आधुनिकता, आधुनिकता नाउन के रूप में हुआ है मॉडर्निटी। लिबर्टी और प्रोग्रेस आपको पता ही है, प्रगति। तो क्वेश्चन आया आपके सामने नैडिर, सबसे नीचे का बिंदु, और आपने इसका अपोजिट लिया। आज की डेट में जेनिथ सबसे टॉप का बिंदु, सबसे शिखर का बिंदु आपका जेनिथ। हर चीज का जो है नैडिर होता है, हर चीज का आपका जेनिथ भी होता है। फिर आया कल्पेबल, लोका वर्ड, कल्पेबल आरोप के योग्य, जिस पर आरोप लगाया जा सके, आरोप के योग्य, जिस पर आरोप लग सके। अपोजिट ढूंढने चलना है, ब्लेमलेस, बिना आरोप वाला, आरोप के हीन, यानी आरोपहीन है, बिना आरोप के। कल्पेबल, जिस पर आरोप लग सके। डिफेंडेबल, बचाने योग्य, हाँ साहब बचाया जा सकता है, बचाने योग्य है, डिफेंडेबल है आपका केस। तो केयरलेस आपको पता है, लापरवाह और इरेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। यू आर एन इरेस्पॉन्सिबल पर्सन, गैर जिम्मेदार, आप एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यू आर एन इरेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो आपका जो क्वेश्चन आया कल्पेबल, आपको अपोजिट ढूंढने के लिए कहा गया, अपोजिट आपने ब्लेमलेस किया, बी इज द राइट आंसर। डिफेंडेबल बचाने योग्य, केयरलेस आपका लापरवाह, और इरेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार। फिर आया क्वेश्चन नंबर 5, कमेंड, कमांड दी है, कमेंड, कमेंड, प्रेज, क्रिटिसाइज, रिक्वेस्ट और रिकमेंड। लेकिन पहले वर्ड का तो मतलब पता हो। कमेंड, गुणगान करना, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी का गुणगान, शिव चालीसा पढ़ते हैं तो भगवान शिव को कमेंट करते हैं हम। कोई भी स्तुति, कोई भी प्रशंसा कमेंट कहलाएगा। हमें अपोजिट ढूंढना है, सिमिलर वर्ड नहीं ढूंढना, तो अपोजिट आएगा क्रिटिसाइज। कोई क्वेश्चन कहता है इसका सिमिलर वर्ड ढूंढो, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। कमेंट का सिमिलर वर्ड ऑप्शन में प्रेज है, ऑप्शन में प्रेज है, और अपोजिट है हमारा क्रिटिसाइज। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करना, और रिकमेंड, सिफारिश करना। बाकी दो वर्ड का कोई इनमें संबंध नहीं है। सिफारिश करना, कमेंट का इससे संबंध है सिमिलर के बतौर, और क्रिटिसाइज से संबंध है एंटोनिम्स के बतौर। संबंध खुद ही ढूंढना चालू कर दीजिए आप, अपने आप क्वेश्चन पेपर बढ़ेगा। तो कमेंट का जो सिमिलर वर्ड आया वो आया आपका प्रेज, और अपोजिट आया आपका क्रिटिसाइज। फिर वर्ड आया ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, कई यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस होती है, ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता, यानी खुद की चलती है, वहां पर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, स्वायत्तता कर लेना इसको। ऑटोनोमस बॉडी होती है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, आपको अपोजिट ढूंढना है, डिपेंडेंस। अब कई कॉलेजेस हैं, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी पे निर्भर है, मार्कशीट वहाँ से आएगी, एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाएगा। और कई यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस है, खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, खुद ही पेपर लेती है, किसी और यूनिवर्सिटी से ऊपर हाथ नहीं है, वो आपका डिपेंडेंस। स्लेवरी, गुलामी, सबऑर्डिनेशन, किसी के नीचे काम करना, नीचे रहना, और सबमिसिवनेस, दब्बूपन, इसको जरूर लिख लेना, दब्बूपन। सबमिसिवनेस का मतलब दबकर काम करना, हाथ जोड़कर काम करना, सबमिसिवनेस। जैसे कि एसएचओ, एसपी के सामने सबमिसिव रहता है हमेशा, यस सर, यस सर, यस सर। क्यों? क्योंकि वो दबकर काम करता है, सबमिसिवनेस होती है, और सबऑर्डिनेशन, वो उसके सबऑर्डिनेट होने के कारण वो सबमिसिवनेस रहता है। तो बी और सी वर्ड का आपस में कनेक्शन है। स्लेवरी का मतलब गुलामी, डिपेंडेंस का मतलब निर्भर, ऑटोनोमस स्वायत्तता, और डिपेंडेंस होती है किसी पर डिपेंडेंट। मार्कशीट आप बनाओगे, एग्जाम आप कंडक्ट करोगे, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऊपर काफ़ी सारी कॉलेजेस डिपेंडेंस है, और कुछ यूनिवर्सिटीज है, कुछ कॉलेजेस है, कुछ यूनिवर्सिटीज है जो ऑटोनोमस है, किसी से उनका लेना देना नहीं है। टिमोरस, पाकिस्तान के जो सोल्जर है वो टिमोरस है। नेगेटिव वर्ड, कायर।
आपको अपोजिट ढूंढना है। अपोजिट यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो है आपका बोल्ड। अपोजिट, सपोज क्वेश्चन कह दे कि यहाँ पर आप सिमिलर भी ढूंढ के बता दो मेरे को, हो सकता है अगली बार सिमिलर आपका कावर्डली। यदि टिमोरस का सिमिलर वर्ड ढूंढने के लिए कहा जाए तो कावर्डली आंसर आएगा, और यदि टिमोरस का अपोजिट वर्ड ढूंढने के लिए कहा जाए तो बोल्ड आएगा। ट्रिबलिंग, ट्रिबलिंग का मतलब कांपना। ब्राइटली, चमकता हुआ। कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज नहीं है, हो सकता है कल ये क्वेश्चन बना जाए। ट्रिम्बल का मतलब कांपना, शिविर करना, सर्दी के कारण, कमजोरी के कारण, डर के कारण जो बॉडी में वाइब्रेशन होगा वो ट्रिम्बल कहलाएगा। तो क्वेश्चन आया टिमोरस, आपसे कहा गया अपोजिट ढूंढिए, आपने बोल्ड कहा, आपसे कहा गया अगले क्वेश्चन में आप इसका सिमिलर ढूंढिए, तो कावर्डली इज द राइट आंसर। इसेंट्रिसिटी वर्ड पहली बार ये सा लगता है, फिर तो ब्लड का पार्ट बन जाता है। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक या इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक या इसेंट्रिसिटी, जिसे कहते हैं सनकीपन। जो 3 इडियट फिल्म में जो प्रोफेसर था वो इसेंट्रिसिटी से भरपूर था, जिसे पागल भी कह सकते हो, हाफ माइंड भी कह सकते हो, इसेंट्रिसिटी। उसका बिहेव पूरी फिल्म में नॉर्मल नहीं था, पूरी फिल्म में, इवन उसका बेटा भी सुसाइड कर लेता है तो भी नॉर्मल नहीं था। अब आपके लिए बहुत आसान, नॉर्मल सी एकदम, जिसे कहते हैं नॉर्मल है नहीं यार, इसका तो नेचर इसेंट्रिक है, पल में माशा पल में तोला, तो इसका अपोजिट आया नॉर्मल सी। सिमिलरिटी नहीं हो सकता, इक्वलिटी नहीं हो सकता, क्लियरिटी नहीं हो सकता। देखने में वर्ड बहुत भारी लग रहा था, पता नहीं क्या इसेंट्रिसिटी है, क्या सड़कीपन, पागलों जैसा स्वभाव, हाफ माइंड, पता नहीं अगली बार क्या करने वाला है, तो वैसा नेचर इसेंट्रिक कहलाता है। और इसका जस्ट अपोजिट आएगा नॉर्मलिस, यानी नॉर्मल इंसान है, इसेंट्रिक नहीं है, सड़की नहीं है, पागल नहीं है। इम्प्रॉम्प्टू, क्वेश्चन आने की संभावना 100%। इम्प्रॉम्प्टू, अरे इस बार तो यार एग्जाम इम्प्रॉम्प्टू दूंगा मैं। इम्प्रॉम्प्टू, आपसे कहा गया यार एक भाषण दो 26 जनवरी में, बोले सर तैयारी नहीं है, और कोई बात नहीं, जैसा है वैसा दे दो आप। इम्प्रॉम्प्टू, बिना तैयारी के, बिना तैयारी का, बिना प्रिपरेशन का, बिना सोचे विचारे, जो है बस वो कह दिया इम्प्रॉम्प्टू। आंसर फाइंड आउट हो गया, प्री मेडिटेट, पूर्व सोच विचार के, बिल्कुल सोच समझकर, बिल्कुल विचार करके आपने कार्यक्रम किया तो वो प्री मेडिटेट है। और इम्प्रॉम्प्टू, बिना तैयारी का अनायास ही कुछ चीज हो जाए, वो इम्प्रॉम्प्टू है, कोई सोच विचार नहीं था, कोई सोचा नहीं था, तो वैसा आपका इम्प्रॉम्प्टू कहलाएगा। और सोच विचार कर किया गया तो प्री मेडिटेटेड कहलाएगा। प्रॉम्प्ट, जल्दी, फोर्स्ड आप जानते हो बल देना, और डिपिक्ट आपका चित्रण करना। आपके पास वर्ड आया इम्प्रॉम्प्टू, बिना तैयारी का, आपने आंसर दिया प्री मेडिटेटेड, यानी तैयारी करके विचार करके काम किया। एग्जाम हो सकता है आपका, सपोज एक महिला संगीत चल रहा है, किसी को डांस नहीं आता तो वो इम्प्रॉम्प्टू डांस कर रहा है, और कोई थोड़ा सा कोरियोग्राफी से सीख कर आया तो वो प्री मेडिटेटेड। याद रखने का बढ़िया तरीका। वॉग, प्रोनाउंसिएशन होगा वॉग। जितनी सर्दी बढ़ेगी उतना मौसम वॉग होता जाएगा, उतना मौसम वॉग होगा। अभी 8 बजे तक गाड़ी नहीं चला सकते, फिर हो सकता है 10 बजे तक गाड़ी नहीं चला सके, एक्सीडेंट भी खूब हो गए वॉग वेदर के कारण। वॉग आपका अस्पष्ट, आपका आंसर हो सकता है मौसम, हो सकता है जिसका पिछले पेपर में आपने हैजी किया था उसी का भाई है वॉग। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, आपका आंसर वॉग है, नहीं नहीं, आपका आंसर डेफिनेट है, निश्चित है, आपका आंसर निश्चित है। ऑब्स्क्योर, छिपा हुआ, दुश्मन हो सकता है। ऑब्स्क्योर, कोई जानवर हो सकता है, अरे हमारे घर में तो एक जो स्नैक है ना वो ऑब्स्क्योर है, कि छिपा हुआ है, पता ही नहीं कहाँ गया। इररिलेवेंट, जो आपका संबंधित ना हो। अनसर्टेन, जो आपका अनिश्चित हो। तो आपने वॉक किया, पिछले क्वेश्चन पेपर में हैजी आया था और आपने उसका अपोजिट क्लियर दिया था। आज आपका क्वेश्चन बदल गया वॉग, और आपने आंसर दिया डेफिनेट। ये होती है क्वेश्चन पेपर करने की आर्ट। और वी ओ जी यू ई आ जाए
इस वॉक का मतलब होगा, ये पूरा था इन द वॉक। इन द वॉक का मतलब होगा प्रचलन में, और आउट ऑफ द वॉक का मतलब होगा प्रचलन से बाहर। जैसे ये वाले बोर्ड है, अब क्या आ गए, इन द वॉक। और वो जो व्हाइट वाले बोर्ड है या वो ब्लैक वाले बोर्ड है, वो क्या हो गए, आउट ऑफ द वॉक। या टीवी से याद कर लो, अब वो बक्से वाला जो टीवी है वो आउट ऑफ द वॉक हो गया, और आपका जो है, वो आपका जो एलईडी है वो आपका इन द वॉक हो गया। मोबाइल के लिए यूज कर सकते हैं, या नो नो दिस मोबाइल इज आउट ऑफ द वॉक, एंड दिस हैंडी मोबाइल, ट्रेंडी मोबाइल इज इन द वॉक। देखो अब ये मोबाइल प्रचलन में है, वो वाला मोबाइल क्या हो गया, आउट ऑफ द वॉक। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, VOGUE और VOGUE, ये होगा धुंधला या स्पष्ट, और वो कहलाएगा प्रचलन में होना, फैशन में होना, और वो फैशन से बाहर होना। आइए फ्रेज सेक्शन पर आते हैं। बहुत अच्छी फ्रेज, समझते हुए करना सब कुछ। क्लोज फिस्टेड पर्सन, क्लोज फिस्टेड पर्सन, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, ये बंद रहती है भाई की हमेशा। मक्खी चूस आदमी, चबड़ी जाए पर दबड़ी ना जाए। आंसर फाइंड आउट करो। माइजरली पर्सन या माइजर पर्सन। फ्रूगल अलग है, फ्रूगल मितव्ययी ही होता है। ये तो कहता है भैया मर जाऊंगा लेकिन पैसा खर्च नहीं करूंगा, ये अलग है, इसका तो सिद्धांत ही अलग है। बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया, चबड़ी जाए पर दबड़ी दे जाए। क्लोज फिस्टेड पर्सन, कुछ भी हो जाए पैसा नहीं ले सकते, तो मेरी फिस्ट हमेशा बंद रहेगी, कुछ भी कर लो। तो फिस्ट कहलाएगा मुट्ठी, और जिसकी मुट्ठी क्लोज रहती है वो आपका माइजरली पर्सन। क्लियर। नेक्स्ट आइए, टर्न डाउन। वकील साहब की प्रार्थना को जज साहब ने टर्न डाउन कर दिया। वकील साहब ने कहा छोड़ दो, दिवाली का समय, सर बेल दे दो, ये कर दो, एक ही कमाने वाला है। जज साहब ने बोला सॉरी। कानून इमोशंस में नहीं चलता है, कानून चलता है एविडेंस पे। तो जज साहब ने वकील साहब की प्रार्थना को क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। अब जब आपको पता ही चल गया तो रिजेक्टेड, ठुकराना। टर्न डाउन का मतलब ठुकरा देना। कोई प्रार्थना हो सकती है, कोई प्रपोजल हो सकता है, सॉरी, ठुकराते ही है। 10 बेल आ रही है हाई कोर्ट में, 4 को एक्सेप्ट करते हैं, 5 को जो है टर्न डाउन करते हैं, सॉरी अगली बार देखेंगे चालान पेश होने के बाद, आज तो कोई उम्मीद नहीं है। तो जो क्या किया जज साहब ने, वकील साहब की प्रार्थना को या बेल को क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। कीप एट एन आर्म्स लेंथ, कीप एट एन, कीप यानी रखना, आर्म्स यानी हमारी ये आर्म्स, लेंथ यानी दूरी पर, किसी को दूरी रखना, परे रखना, परे रखना। दूर से भैया, दूर की राम राम है, घर पे एंट्री नहीं है। क्या हम सब लोगों को घर में एंट्री देते हैं क्या? कुछ लायक होते हैं जैसे बाहर जाके बात करते हैं, वो इसी लायक होते हैं, घर में आने जैसे नहीं होते। लेकिन अब क्या करें, सापना भी नहीं कर सकते। वेल लुक्ड आफ्टर नहीं हो सकता, इन गुड ह्यूमर नहीं हो सकता, कॉलिंग अमंग देमसेल्फ नहीं हो सकता, एट ए सेफ डिस्टेंस। शराब पी रखी है भाई ने, फुल है, अरे भाई दूर से बात कर, क्योंकि तेरा जो मुंह है स्टिकिंग कर रहा है, हमें ये चीज पसंद नहीं है, दूर से बात कर, क्या बोलना है। तो कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब एट ए सेफ डिस्टेंस। वेल लुक्ड आफ्टर का मतलब आपको पता है, देखभाल करना, माँ बाप की या जानवरों की या बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं। गुड ह्यूमर का मतलब थोड़ा अच्छा ह्यूमर है, हंसने का सेंस अच्छा है। कॉलिंग का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं हो सकता। तो आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, आर्म से, कीप एट आर्म्स लेंथ का मतलब दूरी से, इतनी दूरी तो रखो, और तो देखी जाएगी, इससे डबल तो नहीं, पर जो बात करनी है वहां से कर भैया, इतना पास बता, कीप एन आर्म्स लेंथ। अभी हाई कोर्ट में क्या होता है, क्या कोर्ट में क्या होता है, जज साहब के माथे पे चढ़ से क्या, एक डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्टेंस वो बैरियर से होता है, ऐसे नहीं बिल्कुल ही चढ़ गए, वो जो डिस्टेंस होता है इतना होता है कि एक प्रॉपर डिस्टेंस है, एक सेफ डिस्टेंस है, वो आपका एट ए सेफ डिस्टेंस। बाय फीट्स एंड स्टार्स, मैं मंदिर जाता हूँ बाय फीट्स एंड स्टार्स, मैं शराब पीता है बाय फीट्स एंड स्टार्स। कंसिस्टेंटली,
बाय फिट्स, फिट्स यानी दौरे, पड़ गया इंसान, स्टार्ट यानी वापस होश में आ गया। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब अनियमित, अनियमित या कभी कभार। वो कभी कभार मंदिर जाता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। वो कभी कभार शराब पीता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कुछ भी, जो भी काम आप अकेजनली करें वो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स है, इसलिए आंसर आएगा इरेगुलरली। फिट्स का मतलब दौरे आना, दौरा आ गया, इंसान गिर गया, फिर वापस होश में आ गया, स्टार्ट करने लग गया। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित कोई भी कार्य करना, इरेगुलरली कोई भी कार्य करना बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इन हाई स्पीड, बहुत अच्छे जोश में होना, नहीं हो सकता। एंथुजिस्टिकली, जोश में होना, नहीं हो सकता। इन आपका कंसिस्टेंटली, लगातार, नहीं हो सकता। रुका चला बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स काफी बार यूज हुआ है। टॉक थ्रू वंस हेड, जो अनपढ़ लोग होते हैं वो हमेशा जो टॉक करते हैं अपनी हेड के थ्रू करते हैं, यानी फालतू की बात उनकी हेड में होती, फालतू की बातें हैं। हेड का मतलब सर, सर का मतलब आपका बिना सिर पैर की बात करते हैं, फालतू की बात करते हैं, वर्थलेस बात करते हैं। टॉक नॉनसेंस, बेकार की बातें करना, बेकार की बातें करना, फालतू की बातें करना। टॉक थ्रू वंस हेड। अनपढ़ जाहिल लोग हमेशा ऐसी बात करते हैं, क्यों? उनके पास करियर की बात नहीं होती, कोई अच्छी बात नहीं होती, वर्थलेस बातें जिनको सुनकर ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी वेस्टेज की जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ऐसा प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? टॉक नॉनसेंस। क्लियर? हेड को याद आते ही फालतू की बातें, बिना सिर पैर की बातें, टॉक थ्रू वंस हेड। रन रायट, रन रायट, रायट का मतलब होता है दंगा। और जब दंगा होता है तो कोई भी चीज आपस में व्यवस्थित नहीं होती है। दंगे में हर चीज बेकाबू हो जाती है, दंगा करने वाले भी बेकाबू होते हैं। तो बेकाबू स्थिति को बोलेंगे रन रायट। कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। दंगे का मतलब ही है नियंत्रित है, दंगा नियंत्रण होता है बहुत समय के बाद, नहीं तो दंगा कहलाएगा ही कैसे? तो आपका आंसर बहुत अच्छे से मैच कर रहा है, एक्टेड विदाउट रेस्ट्रेंट, बेकाबू होकर कार्य करना, बेकाबू हो जाना। कोई भी दंगा होता है रन रायट, कोई हड़ताल होती है रन रायट, कोई भी भीड़ अपना उग्र प्रदर्शन करती है तो वर्ड आएगा रन रायट। रायट को उससे याद रखेंगे, रायट का मतलब दंगा, और दंगा हमेशा बेकाबू होता है, बेकाबू रायट, बस इतना सा याद रखना है क्योंकि दंगे का मतलब यही है। वॉन्डर्ड एमलेसली, बिना मतलब भटकना, आंसर नहीं हो सकता। बिना मतलब भटकना। कल परसों अपना आपको याद हो तो वॉन्डर क्वेश्चन बनाया था और इसका आंसर क्या आया था? रोम आया था। ऐसे होता है क्वेश्चन पेपर, देखो वॉन्डर यहाँ पर इसने ऑप्शन बना रखा है, इसको भी पढ़ो। भैया तू कभी आया था क्या? आया था, बोले मैं आपके पिछले पेपर में आया था। वॉन्डर का मतलब भटकना, और रोम इसका आंसर दिया था, रोम का मतलब भी भटकना। एबीसीडी लगाने से कोई मतलब नहीं है, उस पेपर में शोध करो, उस पेपर में पूरा का पूरा निकालो, उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। यहाँ से भी बेनिफिट हो गया ना, एक क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, बस ये तो हमारे टारगेट है। हमें आज विद्वत्ता नहीं दिखानी, विद्वत्ता देखेंगे आपके एग्जाम में। गेव द गेम अवे, गेव द गेम अवे, बताइए क्या आंसर निकालेंगे? गेव द गेम अवे, गेव द गेम अवे। सपोज ऐसा करिए, दो भाई बहन है, ये ब्रदर और सिस्टर है, ब्रदर और सिस्टर है। अब फादर है, ब्रदर के लिए लैपटॉप लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? लैपटॉप। सिस्टर को पता चल गया, अब फादर के बताने से पहले ही सिस्टर ने ब्रदर को बता दिया कि पापा तेरे लैपटॉप लेकर आए हैं। होता है ना कई बार घर में होता है कि यार पापा वो लेकर आए हैं, वो बोले सरप्राइज गिफ्ट देंगे, क्या गिफ्ट देंगे वो तो पहले ही बता देता है। गिव आउट द सीक्रेट, राज खोलना। जाकर सिस्टर ने पहले ही कह दिया कि पापा भैया, भैया पापा तेरे लिए क्या लेकर आए हैं? लैपटॉप। सिस्टर को पता चल गया, कैसे भी पता चल गया, तो सिस्टर ने जाकर ब्रदर को ये बता दिया। तो उन्होंने क्या किया सिस्टर ने? गिव द गेम अवे, गेम से कोई लेना देना नहीं है। ये चार तीन ऑप्शन गलत, गलत, गलत।
लोग यहाँ पे ये लगाएंगे विथड्रू द गेम, बोले गेम को छोड़ दिया। समझो, यदि उसने कोई क्वेश्चन दिया है आपको तो फंसाने के लिए दिया है। अब यहाँ पर आंसर करेंगे विथड्रू द गेम, अरे गेम अरे सही हो गया हमारे तो 100 में से 90 क्वेश्चन सही है, पता चला 9 क्वेश्चन भी सही नहीं है क्योंकि जल्दबाजी की थी। तो ब्रदर के लिए जो लैपटॉप आया था, सिस्टर ने जाके बता दिया फादर को कि फादर के लिए कि फादर भैया तेरे लिए क्या लाए हैं, लैपटॉप। तो क्या किया सिस्टर ने, गेव द गेम अवे, खुलासा कर दिया जाकर। टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, टर्न एन ऑनेस्ट पेनी, पेनी का मतलब पैसा, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। कई बार अपराधी कहते हैं फिल्मों में, आज के बाद मैं सारे जुर्म छोड़ रहा हूं और मैं एक अच्छी जिंदगी बसर करूंगा, आज के बाद विदाउट क्राइम की जिंदगी बसर करूंगा मैं। पैनी से पैसा, ऑनेस्टली ईमानदार वाली। टर्न यदि बदल जाना, मेक ए लेजिटिमेट लिविंग, ईमानदारी, ईमानदारी वाला जीवन जीना, ईमानदारी वाला जीवन जीना। हाँ, पहले अपराधी था ये। कई फिल्मों में होता है ना, मैं सरेंडर कर रहा हूँ पुलिस को और अब मैं अपने परिवार के साथ खुशहाल भरा जीवन जीऊंगा, इसलिए मैं सरेंडर कर रहा हूँ और आज के बाद आफ्टर दिस टाइम आई विल टर्न एन ऑनेस्ट मैन, मैं बिल्कुल ईमानदारी भरा जीवन जीऊंगा, मैं एक ऑनेस्ट जीवन जीऊंगा, आज के बाद मैं क्राइम ऑफेंस नहीं करूंगा। पहले अपराधी था वो डाकू वाल्मीकि था, लेकिन अब वो साधु वाल्मीकि बनने जा रहा है। तो साधु वाल्मीकि बनने का मतलब है टर्न एंड ऑनेस्ट पैनी, पैनी से पैसा। ए डार्क हॉर्स, काला घोड़ा, कभी कभी ब्लैक भी कर देता है, या ब्लैक भी कर देना आप, ब्लैक भी कर देना। बहुत सारे आईएएस के इंटरव्यू पढ़े साहब, 12th में सप्लीमेंट्री आई थी मेरे, कोई कहता है ग्रेस लगकर पास हुआ था, बहुत सारे इंटरव्यू पढ़ लिए अभी अभी लेटेस्ट वाले में, लेकिन आज की डेट में तो ये क्या बन गए, आईएएस। हाँ, 10th में 30 जो थी, आज आईएएस बन गए, ग्रेस लगकर पास हुए थे आईएएस बन गए, सप्लीमेंट एक बार फेल हुआ भी मैं, आईएएस बन गया, छिपा हुआ रुस्तम। ऐसा इंसान जिससे आपको उम्मीद नहीं थी, वो इंसान आज ऑफिसर रैंक में है, बहुत ऊंची जगह पर है। 10th में फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आ गई, ग्रेस लगकर पास हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। एन अनफोर्सीन विनर, डार्क हॉर्स आए तो भी ये आंसर आएगा, ब्लैक हॉर्स आए तो भी यही आंसर आएगा। एक ऐसा पर्सन जिससे हार की, जिससे असफल होने की उम्मीद 100% थी, लेकिन आज उस इंसान ने वो कर दिखाया जो गोल्ड मेडलिस्ट भी नहीं कर पाए, तो वो इंसान क्या कहलाएगा, डार्क हॉर्स या ब्लैक हॉर्स। क्वेश्चन पेपर करने की आदत डेवलप करिए आप अपने आप। नाइटमेयर का मतलब होगा डरावना सपना, ये जरूर लिख लेना, डरावना सपना, जिसका सिमिलर वर्ड होगा इनकम्बस। कई बार रात को डरावना सपना आता है तो प्यास लगती है अपन को, हो जाता है कई बार, तो वो सिचुएशन जिसमें डर लग जाए रात को, नाइटमेयर और इनकम्बस। नेक्स्ट आइए, टू रन अक्रॉस। अरे आज सुबह मैं जॉगिंग पे वो वॉकिंग पे जा रहा था, मैं दौड़ने जा रहा था, अचानक मेरे बचपन का दोस्त रन अक्रॉस हो गया। अचानक मेरे बचपन का जो दोस्त था ना, जो चम था ना, वो रन अक्रॉस हो गया। मेट बाय चांस, अचानक किसी का मिल जाना, संयोगवश किसी का मिल जाना, अचानक मिल जाना। जिसकी 4 फ्रेजेस लिख रही है, रन अक्रॉस भी हो सकता है, कम अक्रॉस भी हो सकता है, बम्प इनटू भी हो सकता है, बम्प के साथ इनटू लगाओगे आप, और एक और लिख लीजिए इसका, हैपन ऑन। ये 4 फ्रेजल वर्ब है जिनका मतलब ही होता है अचानक किसी का मिल जाना, संयोगवश किसी का मिल जाना। एक फिल्म में शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा टकराती है एक सर्कल पर, तो शाहिद कपूर 3 बार बोलता है ये फ्रेज, यार वो मुझसे बम्प इनटू हुई, बम्प इनटू हुई, बम्प इनटू, यानी अचानक संयोगवश किसी का मिल जाना, टकरा जाना। और इन चारों वर्ड के साथ, इंपॉर्टेंट कर लेना, इन चारों वर्ड के साथ कभी सडनली नहीं आएगा, सडनली नहीं आएगा, क्योंकि चारों फ्रेजेस में सडनली शामिल है, ये चीज और लिख लेना। क्लियर गाइस, रन अक्रॉस, कम अक्रॉस, बम्प इनटू, हैपन ऑन। फिर रिपीट कर रहा हूं, रन अक्रॉस, कम अक्रॉस, रन इनटू और हैपन ऑन।
अचानक या संयोगवश किसी का मिल जाना। और ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इनके साथ, इनके वाक्य में कभी भी सडनली नहीं आएगा, सडनली इनमें शामिल है। यू हैव केम अक्रॉस मी, कम अक्रॉस मी, जब मैं बोलूँ अचानक आप मुझे मिल गए तो मैं सडनली क्यों लगाऊंगा, सडनली तो इसमें शामिल है। इन चारों फ्रेजेज में सडनली शामिल है बस। रन और कम के साथ अक्रॉस आएगा, बम के साथ इनटू आएगा, हैपन के साथ ऑन आएगा। यही फर्क है प्रपोजिशन का। और ये सेक्शन आपका फ्रेजल वर्ब में जाएगा, इसलिए इसको फ्रेजल वर्ब के हिसाब से इंपॉर्टेंट कर लीजिए। आइए कुछ ब्लैंक स्पेस भरते हैं। द लेडी वाज बाय स्पीडिंग कार अपॉन क्रॉसिंग द रोड। एक लेडी थी, वो स्पीडिंग कार से क्या हुई, जब क्रॉस रोड को क्रॉस कर रही थी, एक स्पीडिंग कार ने उसे कुचल दिया। कुचल दिया, कुचलने के लिए वो जो आपकी फ्रेजल वर्ब आएगी नॉक डाउन, इंपॉर्टेंट कर लेना आज अभी इसी वक्त। कुचलने के लिए जो आपकी फ्रेजल वर्ब आएगी वो होगी नॉक डाउन। जैसे आपने रोड पर कुत्ते बिल्ली को नॉक डाउन करते हुए देखा है, कई बार इंसान भी टायरों के नीचे आ जाता है, तो टायरों के नीचे आ जाना नॉक डाउन कहलाएगा। टायरों के नीचे आ जाना नॉक डाउन कहलाएगा। टायरों के नीचे आना नॉक डाउन। KNOC के नॉक और फिर डाउन आएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिए फ्रेजल वर्ब को। नॉक डाउन का मतलब होता है किसी के द्वारा कुचला जाना, नॉक डाउन। और इसके यदि आप वर्ड्स लिखना चाहें तो वो भी लिख दीजिए। CTS ने रौंद दिया, रौंद दिया का मतलब कुचल दिया। चार वर्ड आपके सामने, पहला क्रश, दूसरा ट्रैम्पल, तीसरा स्टैम्प, वही वाली स्टैम्प है टिकट वाली, वैसे वर्ब कुचलना, और चौथी फ्रेजल वर्ब है रन ओवर। चारों को इंपॉर्टेंट कर लेना आज अभी इसी वक्त। CTS ने रौंद दिया, हमारे पैरों के नीचे बहुत सारी चींटियां CTS होती हैं। हमारे पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े CTS होते हैं। कोई भी हमारे उस बस के नीचे या टायर के नीचे आ गया, कुचल दिया गया, तो वर्ड आएगा क्रश, ट्रैम्पल, स्टैम्प, रन ओवर। तो दो फ्रेजल वर्ब मिली आपको, पहली नॉकडाउन, दूसरी रन ओवर, और तीन वर्ड मिले क्रश, ट्रैम्पल और स्टैम्प। और याद रखने का तरीका, CTS ने रौंद दिया, एक इंसान को, एक बिल्ली को, एक डॉग को, किसी को भी जो उसके टायर के नीचे आ गया उसको नॉकडाउन कर गई, वो रन ओवर कर गई, क्रश कर गई, ट्रैम्पल कर गई, स्टैम्प कर गई। द मैनेजर वॉज, पैसिव का सेंटेंस है, ध्यान रखना है। मैनेजर वाज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। मैनेजर को बुलाया गया उसके कंडक्ट का स्पष्टीकरण देने के लिए कि भैया तुम आ जाओ। कॉल फॉर, कॉल फॉर यानी बुलाना। दो ही फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, एक कॉल फॉर और एक कॉल ऑफ, यानी इसको इंपॉर्टेंट करना, स्थगित करना। कॉल ऑफ को इंपॉर्टेंट कर लेना, कॉल ऑफ स्थगित करना, कॉल फॉर किसी को बुलाना। मैनेजर को बुलाया गया उसके कंडक्ट का स्पष्टीकरण देने के लिए, कॉल फॉर बुलाना, कॉल फॉर बुलाना, और कॉल ऑफ आपका स्थगित करना, स्थगित करना। क्लियर? इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सिलेबस में आएगा। रोहित इज 2 ईयर जूनियर, मुकेश इन इज ऑफिस। बताइए क्या भरेंगे, टू भरेंगे, देन भरेंगे, देन भरेंगे और वहन भरेंगे। बताइए क्या भरेंगे, THN वाला देन, THAN। यदि देन यहाँ पर ऑप्शन होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता, क्योंकि देन सारी भारतीय जनता पार्टी भरेगी। जूनियर के साथ कभी देन नहीं आएगा, यहाँ पर टू आएगा, टू। आपको 7 वर्ड बताऊंगा, जागृति शर्मा की पेप्सी, ये तुलना करते वक्त कभी भी देन का यूज नहीं करेंगे। जागृति शर्मा की पेप्सी, टोटल 7 वर्ड्स हैं जिनके साथ तुलना करते वक्त देन नहीं आएगा। जूनियर सीनियर के साथ हमेशा टू आएगा, क्वेश्चन हमेशा आता है। बाकी जो वर्ड्स हैं उनमें देन आएगा तुलना के वक्त। इस पॉइंट को अपन एग्जेक्टिव में पढ़ेंगे, ग्रामर में पढ़ेंगे। जागृति शर्मा की पेप्सी, JS पेप्सी के साथ क्या नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, हमेशा टू आएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपके मन का इंक्विजिटिव खत्म हो। जूनियर, सीनियर, प्रीफर, एल्डर, प्रीफरेबल, सुपीरियर, इंफीरियर, ये 7 वर्ड के साथ कभी भी देन
नहीं आएगा। तुलना करेंगे, आएंगे तुलना के लिए, मगर टू को लेकर आएंगे। इनकी देन से कट्टर दुश्मनी है और टू से पक्की दोस्ती है। ये है ग्रामर का मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन। कुछ नहीं लिखा, फिर भी 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कुछ भी नहीं लिखा, फालतू चीज लिख रखी है, लेकिन फालतू चीज में 7 क्वेश्चन हैं। आपका क्वेश्चन बच गया ना। जूनियर के साथ क्या आएगा? 2 आएगा। सीनियर के साथ क्या आएगा? 2 आएगा। देन तुलना करते वक्त भी नहीं भरना है। राहुल कैन 4 कैंडल्स इन वन ब्रीथ। राहुल एक सांस में 4 मोमबत्तियों को बुझा सकता है। बुझाओ मोमबत्तियों को। पुट आउट इज द राइट आंसर। और इसी की बहन है ब्लो आउट। आप किसी को बर्थडे बनाते हुए देखिए आप, तो पहले 2 फ्रेजेस तैयार करेंगे, फिर केक खाएंगे या खिलाएंगे। पुट आउट या ब्लो आउट। फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझाना, दीपक को बुझाना। पुट आउट और ब्लो आउट। पुट आउट और ब्लो आउट। इसकी एक और फ्रेजल वर्ब और कोई इसमें है नहीं। पुट अप के साथ विथ हो लगा देना। पुट अप विथ का मतलब होगा बर्दाश्त करना, सहना। मैं आपका व्यवहार सह रहा हूं क्योंकि मेरी मजबूरी है। ये भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। तो मोमबत्ती बुझाने के लिए क्या आएगा? पुट आउट और ब्लो आउट। मोमबत्ती बुझाने के लिए क्या आएगा? पुट आउट और ब्लो आउट। अब किसी को भी बर्थडे बनाते हुए आपका बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो आप पहले पुट आउट और ब्लो आउट को इंपॉर्टेंट करेंगे, फिर आप अपना बर्थडे या किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करने देंगे। यू शुड आपका मॉडल। कॉम्प्लाई माई रिक्वेस्ट, आपको मेरी रिक्वेस्ट का अनुसरण करना चाहिए। कॉम्प्लाई के साथ क्या आएगा? विथ। कॉम्प्लाई विथ यानी पालन करना, अनुसरण करना, फॉलो करना। इसका भाई कौन सा था कॉम्प्लाई विथ का? वो भी लिख लीजिए, अबाइड बाय। अबाइड के साथ क्या आएगा? बाय आएगा। कॉम्प्लाई के साथ क्या आएगा? विथ आएगा। कॉम्प्लाई के साथ क्या आएगा? अबाइड के साथ क्या आएगा? इतनी फायरिंग तैयारी करो कि पेपर आपके नाम से धूसने लग जाए। क्या पेपर बिगाड़ेगा, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आग आग बरसाते हुए जाना है अपने आप। कॉम्प्लाई के साथ विथ आएगा, कॉम्प्लाई के साथ और अबाइड के साथ बाय आएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग वे में कभी भी आ सकते हैं। एक्टिव से पैसिव बनानी है और पैसिव से एक्टिव बनानी है। बहुत अच्छी बात। ए मीटिंग वाज कन्वेड बाय प्रिंसिपल। पैसिव का सेंटेंस है। पैसिव का सेंटेंस यदि वाज प्लस V3 दे रखा है, तो वाज प्लस V3 किसकी पैसिव होती है? V2 की। तो V2 वाला आंसर होना चाहिए। जिस सेंटेंस में V2 आए वही हमारा आंसर होगा। हो सकता है V2 है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो क्या आंसर आ गया? द प्रिंसिपल कन्वेड ए मीटिंग, जिसकी पैसिव क्या बनी? ए मीटिंग वाज कन्वेड बाय प्रिंसिपल। बनाने नहीं बैठना है, ट्रिक खेलनी है। यदि वाज और V3 क्वेश्चन है तो ऑप्शन क्या होगा? V2 वाला। और V2 यदि क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा? वाज और वर V3 वाला। सिंपल। गेम खेलने में कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ गेम। समवन हैज स्टोलन माई सूटकेस, किसी ने मेरी सूटकेस चुरा ली है। समवन हैज स्टोलन माई केस एक्टिव का सेंटेंस है। तो हैज प्लस V3 यदि आपका क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन, दोनों बोलोगे वो तो क्या आएगा उस पर डिपेंड करेगा। हैज और हैव बीन V3 आपका आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं। इज स्टोलन नहीं होगा। हैज बीन स्टोलन हो सकता है, अभी देखते हैं। हैज समवन बीन स्टोलन नहीं होगा। हैज बीन स्टोलन बाय समवन हो सकता है। बाय ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे? ये तो गलत है, ये तो समवन से शुरू कर रहा है। नहीं होगा। तो माय सूटकेस हैज बीन स्टोलन बाय समवन। तो यदि आपके क्वेश्चन में हैज प्लस V3 आया तो आपके आंसर में क्या होगा? हैज बीन और हैव बीन V3। मगर 2 ऑप्शन हो गए। है, जल्दबाजी नहीं करनी है, रख लिया उसको। भैया देख लेते हैं। हैज बीन और देखा यार कौन सा सही है, तो भाई तू तो समवन से शुरू हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि समवन से तो होगा नहीं। तो आपका जिसे कहते हैं माई सूटकेस इज स्टोलन बाय समवन से शुरू नहीं होगा, माई सूटकेस से आपका वाक्य शुरू होगा। नेक्स्ट आइए, ना मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय चेयरमैन। कॉल्ड ऑफ आ गया, देखो कॉल्ड ऑफ स्थगित करना और पुट ऑफ स्थगित करना। पहले तो छेड़ा छाड़ी कर लो, कॉल ऑफ स्थगित करना, पुट ऑफ स्थगित करना। अपनी नॉलेज बढ़ा ली अपन ने। चेयरमैन पोस्ट है, चेयरमैन क्या है, पोस्ट है, पोस्ट से पहले द आएगा, फिर नॉलेज बढ़ा ली। क्वेश्चन पे तो आई नहीं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं अभी तो। चेयरमैन से पहले द आ गया, कॉल्ड ऑफ का भाई पुट ऑफ बुला लिया। अब आ जाओ, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ बाय द चेयरमैन। सेंटेंस किस में है, पैसिव में। यदि हैज बीन हमारा क्वेश्चन है, हैज बीन हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर में क्या ढूंढना है, हैज और हैव V3 ढूंढते हैं। द चेयरमैन कॉल्ड ऑफ द मीटिंग नहीं हो सकता, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग हो सकता है, द चेयरमैन इज कॉलिंग ऑफ द मीटिंग नहीं हो सकता, द चेयरमैन हैड कॉल्ड ऑफ द मीटिंग नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आया फ्रेंड्स, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। दो नॉलेज क्या मिली, पोस्ट से पहले 99% अपन द लगाएंगे, 1% भी नहीं लगाएंगे, वो बात की बात है। कॉल ऑफ की सिमिलर फ्रेज वर्ड पुट ऑफ। मोमबत्ती बुझाने के लिए पुट आउट और ब्लो आउट, पुट आउट और ब्लो आउट। आगे आइए, द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंड टुडे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं करनी है। इन्विटेशन कार्ड भेजे जाएंगे आज, पैसिव का सेंटेंस है। यदि क्वेश्चन में विल बी है, यदि क्वेश्चन में विल बी है तो आंसर में क्या आएगा, विल प्लस V1। पक्की बात है, ढूंढने बैठो साहब। विल सेंड सही है क्या, विल थर्ड फॉर्म है, विल फर्स्ट फॉर्म चाहिए हमको, सेंड वाला ऑप्शन चाहिए, नहीं हो सकता। दे विल हैव नहीं हो सकता, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड हो सकता है, दे विल बी सेंडिंग द इन्विटेशन कार्ड टुडे नहीं हो सकता। ऑप्शन दे विल सेंड, सेंड को ध्यान रखना है, जल्दबाजी में भी हो जाता है। जल्दबाजी, अरे यार एक क्वेश्चन गलत हो गया, फिर अरे यार करे जाओ, देखना है सेंड विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, विल भी यदि हमारा क्वेश्चन है तो ऑप्शन में विल प्लस V1 ही हमारा आंसर होगा, और विल प्लस V1 यदि हमारा क्वेश्चन है तो विल बी थर्ड फॉर्म हमारा आंसर होगा। गेम खेल रहे हैं पेपर के साथ, कोई पेपर सॉल्व नहीं करे, मजे कर रहे हैं देखो आप, पर नॉलेज शार्प होनी चाहिए बस। शी हैज बेक्ड सेवरल केक्स, उसने बहुत सारे केक बनाए हैं, फॉर हर फ्रेंड्स अपने दोस्त के लिए। फॉर हर फ्रेंड से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसका तो पैसिव को रोल ही नहीं है। हैज प्लस V3 से क्वेश्चन बना पूछा अगले ने, तो आंसर में क्या आएगा, हैज हैव बीन प्लस V3 वाला ऑप्शन होगा, ये बात तो तय है। शी हैज सेवरल केक्स टू बी बेक्ड नहीं हो सकता। माई फ्रेंड्स हैड सेवरल केक्स बेक्ड बाय हर नहीं हो सकता। सेवरल केक्स हैव बीन बेक्ड बाय हर फॉर हर फ्रेंड्स हो सकता है। हर फ्रेंड्स बेक सेवरल केक्स फॉर हर नहीं हो सकता। तो क्या रह गया आंसर, सेवरल केक्स हैव बीन बेक्ड बाय हर फॉर हर फ्रेंड्स। क्लियर एकदम, मजा आया 40 क्वेश्चन करने का, बड़ा दिमाग, पक्का जीतोगे। इस तरीके से पेपर पकड़ने का आर्ट होता है, मजा आना चाहिए, एक इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि नहीं हमने उस दिशा में इस तरीके से कर दी तो ए का बी का सी क्या क्या चीज होती खुद पता नहीं। और जितना आप पेपर सॉल्व करेंगे, जितनी बाधाएं आएंगी पेपर करते समय, जितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे उतना ही बेनिफिट। पेपर टेस्ट पेपर करने का मतलब होता है सीखना, ना कि विद्वत्ता दिखाना। विद्वत्ता दिखाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, टेस्ट पेपर का करने का एक ही मतलब है, गरीब बनकर भिखारी बनकर सब कुछ ले लेना है। भैया दे दे जो भी है दे दे, कुछ नहीं है तो माँ सरस्वती का दरबार है, और यहाँ पर इस तरह हाथ रखने में कोई बुराई नहीं है, ये तो माँ सरस्वती का दरबार है, दे दे जो भी देना है। वहां जाकर यूं करेंगे, आओ भैया क्या आ रहा है, बादशाह बनकर प्रेजेंट करेंगे, राजा बनकर प्रेजेंट बनेंगे। यहाँ पर तो जो भी ज्ञान आ रहा है केक से आ रहा है। केक से क्या फायदा हुआ था, टेक द केक, याद करो फटाफट, टेक द केक पहला स्थान प्राप्त करना, और केक वॉक बिल्कुल आसान कार्य है। केक वॉक का सिमिलर वर्ड डक सूप,
ये देखो, ये मेमोरी से गेम खेल गए अपन। डक सूप भी बिल्कुल आसान कार्य और केक वॉक भी बिल्कुल आसान कार्य। फायदा उठाओ, हम क्या ले सकते हैं? कोई हमारा फायदा हो सकता है क्या? फ्रेंड का कोई अपोजिट बदले शत्रु तो फो करोगे, फायदा। फ्रेंड का एक और फ्रेज बना लो, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड, स्वार्थी दोस्त। फेयर वेदर फ्रेंड की सिमिलर फ्रेज समर फ्रेंड। समर फ्रेंड भी स्वार्थी दोस्त, मतलबी दोस्त, जो आपसे मतलब का आपको कॉल करेंगे वो कहलाएंगे फेयर वेदर फ्रेंड और समर फ्रेंड। जो स्वार्थ के लिए, जो आपसे कम्बर्ड फ्रेंडशिप रखते हैं, वो फ्रेंड आपकी फेयर वेदर फ्रेंड और समर फ्रेंड कहलाएंगे। देखो, कर रहे थे पैसिव नॉलेज डेली केक वॉक, डग सूप, टेक द केक, फेयर वेदर फ्रेंड और समर फ्रेंड, 5 फ्रेजेस कर ली बैठे ही बैठे, मजे ही मजे में। बताइए, कर रहे थे पैसिव, दिमाग चला गया कहीं और चला गया तो बेनिफिट लो, फायदा उठाओ, बोतल से, कुर्सियों से, माहौल से, किसी से भी फायदा उठाइए। क्लियर? आज का सेशन 40 और 40 80 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। मैं कभी भी क्वेश्चन को वापस रिवाइव कर सकता हूं, उस दिन आप ना नहीं करेंगे। ऑनलाइन फ्रेंड्स, क्लियर आज का सेशन? हेलो, हाँ, यस। क्या किया है? पहला को फिल इन द सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, यस। ला लेडी वाज नॉकडाउन, नॉकडाउन ने कुचल देना। अपॉन क्रॉसिंग द रोड, ये क्वेश्चन एग्जाम का है। ये क्वेश्चन अपॉन द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग रोड कर रही थी तब, करने पर। ये एग्जाम में डाला है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। आपका जो मेन जो क्वेश्चन है वो है नॉकडाउन। ये एग्जाम में किस खुशी में डाला है वो उसका मैटर है, सही भी नहीं है लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लियर यहाँ तक? सबको क्लियर आज का सेशन? हेलो, बिल्कुल समझ में आ गया? 80 क्वेश्चन हो गए जिनको आप कॉपी में लिखेंगे और आगे मिलते हैं फिर टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।